मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। शुरू करें? शुरू करते हैं एक गाने के साथ। गाना तो मुझे आता नहीं है। एक गाना नहीं, एक वो देखो, आज हम लोग न्यूटन का नियम पढ़ेंगे तो इसमें जो है इस गाने की आवश्यकता पड़ेगी। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया अभी आएंगे। तो इस गाने के पीछे मतलब हमारा दिल नहीं टूटा है। गाना क्या है? शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, हाय दिल टूट गया। तो दिल हमारा नहीं टूटा है। ये न्यूटन महोदय ऐसा नियम बना कर गए थे कि जो है यहाँ पर हम इस उदाहरण को सटीक समझे बैठाने के लिए, तो भी बैठाएंगे हम लोग। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे बल के बारे में। बल क्या है, फोर्स क्या है, और न्यूटन के गति अथवा बल से संबंधित 3 नियम कौन से हैं। तो उसमें जो है कोशिश करेंगे कि कम से कम एक नियम तो हम लोग समझें ही आज। इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि देखो फिजिक्स बताए नहीं, फिजिक्स जो भौतिकी है मोस्टली क्या है, ये हमको हमारे आंखों के सामने सारी घटनाएं होती हैं, घटित होती हैं, लेकिन हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, जानते नहीं इस वजह से। नहीं तो किताबों में तो बहुत सारी चीज़ें लिख दी गई हैं, कठिन शब्दों में लिख दी गई हैं, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो भौतिक विज्ञान है वो हमारे घर के सामने, हमारे आंखों के सामने, हमारे नज़रों में हमेशा वो घटनाएं घटित होती रहती हैं। प्रकृति में ही तो हम रहते हैं और प्रकृति में ही सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। अब जैसे हम बल की बात करें, अभी हम लोगों ने जो है मतलब राशियों का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है, क्वांटिटीज का अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ ली, सदिश राशि, अदिश राशि, ठीक। अब बल है तो बल कैसी राशि है? ये भी एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है, ठीक। तो आज हम लोग फोर्स का अध्ययन करेंगे, बल का अध्ययन करेंगे। अब देखो हमेशा हम लोग बल कहीं ना कहीं लगाते हैं, लेकिन जो है बस उसके बारे में जानते नहीं। वो फिजिक्स में लिखा है, जब पढ़ते हैं तब वो समझ पाते हैं, नहीं तो बल हमेशा लिखाते हैं। बल का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन। अब जैसे उदाहरण से समझ लो, जैसे ये हमारे पास एक जो है मार्कर है, जो पिंड है या वस्तु है, यहाँ पर पिंड या वस्तु की बात की जाती है, ठीक है। तो अब इस पर क्या है, बल लगेगा इस पर। यह अभी हमारे हाथ में ऐसे रुका हुआ है तो बल तो लगा हुआ है, तभी तो ये रुका हुआ है, ठीक है। तो अब इसकी प्रारंभिक अवस्था, जैसे अब ये यहाँ पर रखा हुआ है तो ये इसकी क्या हो गई, प्रारंभिक अवस्था हो गई। अब प्रारंभिक अवस्था, अब इस पर हम बल का क्या करेंगे, आरोपण करेंगे। तो बल का आरोपण 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो इस पर दबाव डाल करके या खींच करके। तो मान लो हमने इस पर दबाव डाला, इस पर दबाव डाला, तो प्रारंभिक अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ज़्यादा दबाव डालेंगे तो ये लुढ़क जाएगा। तो प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? तो बल क्या चीज है कि प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन, किसी भी पिंड के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन जो होता है, उस मतलब वो किसके कारण होता है? बाह्य बल के कारण। जो बाहरी बल आरोपित होता है तो उसके कारण किसी पिंड के प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या होगी? देखो, वस्तु या पिंड की प्रारंभिक अवस्था, उसकी जो टेंडेंसी होती है वस्तु की, वो 2 अवस्थाओं में रहने की होती है। या तो पिंड जो है रेस्ट अवस्था में होगा, विरामावस्था में हो सकता है, या फिर वो मोशन अवस्था में हो सकता है, गति अवस्था में, गतिशीलता हो सकती है उसमें, या रेस्ट की अवस्था में। 2 ही अवस्थाएं होती हैं किसी पिंड की, या तो वो रेस्ट में है या फिर गतिशील है। अभी ये हाथ में, तो ये रेस्ट की अवस्था में। अभी इस पे जो है प्रेशर मारे, फोर्स मतलब फोर्स लगाएं, बल लगाएं, तो ये गतिशील हो जाएगी। तो 2 ही टेंडेंसी होती है। लेकिन हमारे इस पृथ्वी पर जो है मतलब ये अगर एक आदर्श स्थिति देखी जाए तो हर वस्तु जो है अपने उस अवस्था में रहने की सोचता है। जैसे ठंडियों में हम लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, रजाई में घुसे रहने की। रजाई में घुसे रहने की हमारी टेंडेंसी होती है कि जो है छुट्टियां चल रही हैं, रजाई में घुसे रहो, 9-10 बज जाते हैं घुसे रहने। हालांकि मैं तो खर जग जाता हूँ। तो वैसे टेंडेंसी ये होती है कि रजाई क्यों छोड़ें। तो ऐसे ही कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है, अब रजाई के अंदर घुसे हैं, तो वो कौन सी टेंडेंसी हो गई, विराम अवस्था में, रेस्ट में। तो ऐसे कोई वस्तु जो रेस्ट की अवस्था में, तो वो चाहती है कि हम रेस्ट में ही रहे, काहे को काम करें, काहे को जो है इधर उधर चलें। लेकिन उसमें उस बेचारी की गलती नहीं है, उसमें बाह्य फोर्स लगता रहता है, उसमें बाह्य फोर्स लगता रहता है। तो बाह्य फोर्स के कारण फिर उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। अगर वो रेस्ट में है तो
चलने लगती है, मोशन में आ जाती है। और मोशन वाली अवस्था है, गति में अगर गतिशील अवस्था में कोई पिंड है या कोई वस्तु है तो फिर उस पर भी बाह्य बल का आरोपण होता है, जिसके कारण उसको रुकना पड़ता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, गति धीमी हो सकती है, गति एकदम खत्म हो सकती है। तो इसी को कहते हैं बल। इसी को क्या कहते हैं? बल। जब किसी पिंड या किसी वस्तु में जो है उस पर दबाव पड़ता है, मतलब बल का आरोपण होता है, तो उसकी अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अब ये बल मतलब या तो बल क्या काम करेगा, या तो उसको परिवर्तित करेगा या परिवर्तित करने की चेष्टा करेगा। अब जैसे मान लो हमने मतलब किसी ने इसको बहुत तेज दबा कर रखा है, अब इधर से हमने बल का आरोपण किया और ये निकल नहीं रहा है, ये निकल नहीं रहा है, तो हमने मतलब बल तो लगाया, इसको बाहर निकालने की चेष्टा की। जैसे छोटा बच्चा है, किसी मतलब बोतल की ढक्कन खोल रहा है, मतलब उसका वो सील नहीं टूटा हो बोतल का, और उसे खोल रहा है, लगा के मई हाथ से खोल रहा है, दांत से खींच के खोल रहा है, तो बल का आरोपण किया उस पर और खुला नहीं, लेकिन उसने बल की चेष्टा की, बल लगा करके उसको खोलने की चेष्टा की। अब या तो वो खुल सकता है या फिर नहीं खुल सकता है। तो बल का आरोपण किया जा सकता है, प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है या परिवर्तन नहीं भी हो सकता है, लेकिन बल का आरोपण वहां पर हुआ, और बल का आरोपण होगा तो वो जो अवस्था है वस्तु की रेस्ट में है तो वो मोशन में हो जाएगी, और जो मोशन में है वो रेस्ट में हो सकती है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। यही कहलाता है बल। और ये बल दो तरीके से लगाया जाता है, या तो उसको खींचेंगे या तो उसके पुश करेंगे। जैसे आप जाते हो कहीं किसी जो है मॉल वगैरह में, तो कांच पे लिखा रहता है पुल और पुश। बाहर से जाओगे तो पुल लिखा होगा, आप पुल मतलब अपनी तरफ आप खींच लो, और जब अंदर से आओगे तो लिखा रहेगा पुश, धक्का दे दो, मतलब खुलना तो उसको एक साइड में ही है, अंदर से धक्का दोगे तो बाहर को खुलेगा, बाहर से खींचोगे तो बाहर खुलेगा, तो उसको खुलना एक ही उसी तरफ से है, तो उसको कहते हैं पुल या पुश जो है के कारण वो होता है। अब बल के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ बल। देखो ये सारी चीजें होती हैं कि नहीं हमारे इस पूरी सब जगह ये कार्य हो रहा है कि नहीं। हमेशा हमारे हाथ में ये रुका हुआ है मार्कर, हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे हाथों द्वारा बल लगाया गया है इस मार्कर में, लेकिन इस चीज को हम लोग जो है मतलब ध्यान नहीं जाता है। वही चीज है जैसे हम सांस ले रहे हैं, रेगुलर हम सांस ले रहे हैं, लेकिन सांस के बारे में पता नहीं है कि सांस हम लेते रहते हैं। अभी एक समय के लिए आप नाक बंद कर लो और एक आध मिनट साधक होंगे तो 2-4 मिनट, नहीं तो फिर आप जो है कुछ ही सेकंड बाद में टिल्ले टिल्ले बुल्लो हो जाओगे, चले जाओगे कि नहीं। तो तब पता चलेगा कि हाँ सांस कितना जरूरी चीज है, और वो चूंकि हम लेते रहते हैं उसका हमें भान नहीं होता है, इसलिए हम उसके बारे में उसकी गणना नहीं करते हैं कि ये भी कोई चीज है हमारे जीवन में, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन की, सांस को लेना। ठीक है, तो उसमें हमेशा इन सारी चीजों पे, प्राकृतिक चीजों पे हमेशा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए हमेशा, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, बल के प्रकार क्या है, तो इसको कई प्रकार से बांटा गया है। 2 प्रकार के मुख्य, बैलेंस्ड फोर्स और इम्बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और इम्बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल और असंतुलित बल। देखो संतुलित बल क्या होता है, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, अब इस मार्कर पे जो है इधर से भी मैं जो है बल लगा रहा हूँ, पुल वाला मान लो, पुल वाला, और इधर से भी पुल वाला, खिंचाव वाला, तो इसको खींच रहा हूँ, इसको दोनों तरफ खींच रहा हूँ, और दोनों तरफ मान लो 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, दोनों तरफ एक जैसे ही बल, बराबर के बल लग रहे हैं इस मार्कर पे। तो इस ये मार्कर में कुछ गति होगी कि नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ से बल कैसे लग रहे हैं, समान लग रहे हैं। तो जब परिणामी बल, इसका रिजल्ट क्या है, शून्य, अर्थात जो वस्तु है, जो पिंड है, उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी प्रारंभिक अवस्था में कोई परिवर्तन जब नहीं होता है और बल ऐसा लगे चारों तरफ से, या जो है उस पे किसी पिंड पर ऐसे बल का प्रयोजन हो, ऐसे बल का आरोपण हो जिसकी वजह से वस्तु या पिंड की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। उसे क्या कहते हैं, बैलेंस्ड। जैसे तराजू में 1 किलो का बटखरा रखा, दूसरी साइड में 1 किलो आलू रख दिया, दोनों में क्या हो गया, बैलेंस हो गया, समान बराबर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक तराजू में जो है एक भी मतलब जो है 1 इंच क्या, 1 भी ग्राम का अंतर नहीं आएगा। सुनार तौलता है तो 1 भी ग्राम का अंतर आता है, जितना रखा भाई उसका तो 1-1 ग्राम का जो है वो हो जाता है। तो तराजू इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, किसका, बैलेंस्ड फोर्स का, बैलेंस्ड फोर्स का। तो बैलेंस्ड फोर्स जो है यानी जिसका परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, जिसका रिजल्ट क्या आ रहा हो, शून्य आ रहा हो, यानी जो भी वस्तु है, जिस पिंड पर बल लग रहा है उस पिंड में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन उसकी स्थिति में तो परिवर्तन नहीं हो सकता है। मतलब
लेकिन उसके आकृति में, आकार में परिवर्तन हो सकता है। जैसे अब गुब्बारे वाला उदाहरण, इसीलिए गुब्बारा फुलाया था। अब ये गुब्बारा है, अब इस गुब्बारा पे हमने मान लो प्रेशर डाला, दोनों तरफ से बराबर प्रेशर डाला, तो गुब्बारे में तो कोई गति नहीं उत्पन्न हुई, इधर से उधर गया नहीं, लेकिन गुब्बारा क्या हो गया, धचक गया। आकार में इसके परिवर्तन हो गया, इसके आकार में, आकृति में। तो यहाँ पर एक चीज और बना कि परिणामी बल से जो है वस्तु की स्थिति में तो परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु जहां है वहां रहेगी, लेकिन उसके आकार में या आकृति में क्या हो गया, परिवर्तन। अब ज्यादा मैंने प्रेशर कर दिया तो उठा ही नहीं, इधर से हवा निकल गया। ये तो बहुत मजबूत निकला भाई। तो ज्यादा प्रेशर कर दूंगा तो फिर ये फूट जाएगा, और ये फूटा नहीं, इसका हवा निकल गया तो हल्का हो गया। ठीक, तो अब दोनों तरफ से जो हमने, तो परिणामी बल इसका शून्य है, लेकिन परिणामी बल जो है शून्य होता है तो वहां पर जो है पिंड मतलब संतुलित अवस्था में है, संतुलन लग रहा है, लेकिन इसकी स्थिति में जो प्रारंभिक अवस्था जिस अवस्था में थी वही है, लेकिन उसकी आकृति या आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ये बैलेंस जो है फोर्स की बात हो गई। दूसरा है इम्बैलेंस फोर्स या असंतुलित बल, या असंतुलित बल। इसमें क्या होता है, जब परिणामी बल शून्य ना होता है, परिणामी बल शून्य नहीं होता है, अर्थात जैसे आप रस्सा कसी वाला जो है देखा होगा, हम लोग खेलते थे, तुम लोग तो मोबाइल के आगे और टीवी के आगे टाइम ही नहीं, अब तो टीवी भी खत्म, मोबाइल कटर पटर 24 घंटे लोग मोबाइल ही चलाते रहते हैं। ठीक, तो कोई टिकटिकी बना रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई मोजो बना रहा है, कोई मीजो बना रहा है, क्या क्या बनाते रहते हो। ठीक है, तो जो है हम लोग रस्सा कसी खेलते थे पढ़ाई के समय, तो हाँ एक रस्सी खींच पकड़ मतलब होती थी बड़ी सी, और एक 4 लोग उधर हो गए, 4 लोग इधर हो गए, फिर एक बीच में एक पाला खींच देते थे। ठीक है, अब उसको खींचते थे, अब जो उस पाले मतलब अपने पाले में खींच लेगा, यानी पाला एक जो है क्या हो गया, मतलब एक तरीके से बॉर्डर हो गया। अब उसको खींच करके अपने बॉर्डर में लाना है, अपने क्षेत्र में लाना है। तो अब उसमें कभी कभी बैलेंस फोर्स लगता था, दोनों तरफ बराबर पावर लगता था, तो रस्सी वहीं की वहीं रह जाती थी। तो और फिर उसके बाद में हुमुच के एक जना खींच लिया उधर से, तो पूरा सब आ गए कहाँ, अंदर आ गए, तो अंदर आ गए। तो ये किसका उदाहरण हो गया, इम्बैलेंस फोर्स। अर्थात उसमें जो परिणामी बल इसलिए शून्य नहीं होगा क्योंकि उसमें जो फोर्स लग रहा है वो असंतुलित फोर्स लग रहा है। उसमें कैसा फोर्स लग रहा है, असंतुलित। एक 10 ग्राम का फोर्स लग रहा है, एक में 50 ग्राम का फोर्स लग रहा है। तो एक में 10 ग्राम का लग रहा है तो 10 ग्राम वाला 50 ग्राम की तरफ क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा। तो अर्थात उसकी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कौन कर देता है, असंतुलित बल। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है घुमा फिरा करके किसी भी परीक्षा में, ठीक है, इस तरीके से कि जो है कौन से बल से वस्तु की या पिंड की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। तो कौन से, संतुलित बल में। असंतुलित पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रश्न तो हमने संतुलित से पूछा, किस बल के कारण वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, संतुलित बल के कारण। लेकिन असंतुलित में क्या होगा क्योंकि बल असमान दर से बल लग रहा है, उसमें जो बल का आरोपण हो रहा है कैसा हो रहा है, असमान दर से हो रहा है। ठीक है, एक मतलब कम हो सकता है, एक ज्यादा हो सकता है। तो रस्सा कसी वाला जो उदाहरण, एक इसका अच्छा उदाहरण आप मान सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बल। और इसके अलावा भी 2 तरीके से और इसको विभाजित कर सकते हैं, संपर्कीय बल और असंपर्कीय बल, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब जितना भी कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे हम लोग इसको प्रेशर लगा रहे हैं, ये हमारे संपर्क में है, तो ये क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। ये क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। यानी जब हम जैसे कार को धक्का देना है, मान लो कार स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं स्टार्ट हो रही है। ठीक, एक बार हम गए जो है मतलब अपने फ्रेंड के बच्चे के बर्थडे में, और वहाँ पर हमने क्या किया, जो है मतलब गाड़ी रास्ते में खड़ी थी तो हमने उसका वो जला दिया, क्या नाम, इंडिकेटर होता नहीं, पी पी करता रहता है, पीला पीला लाइट जलता रहता है। अब वहाँ 2-3 घंटे लग गए अंदर, मैंने ध्यान नहीं दिया, बैटरी खत्म, डिस्चार्ज हो गई। तब 2-3 लौंडे बुलाए, उसमें से आए, धक्का लगाए तो गाड़ी स्टार्ट हुई। तो ये कौन सा बल लग गया, पुल बल, मतलब वो पुश बल लग गया। और पुश बल में भी कौन सा बल है, संपर्कीय। कौन सा बल है, संपर्कीय। यानी पिंड अर्थात वस्तु जब बल के संपर्क में रहता है, वस्तु जब बल के किस में रहता है, संपर्क में रहता है, तो उसको कहते हैं संपर्कीय बल। तो ये 2 प्रकार से हो सकता है, घर्षण बल और पेशीय। तो पुल और पुश वाला जो अभी कार को धक्का देने की बात की, ये कैसा, पेशी है भाई, मसल से बल लग रहे हैं। उसमें किससे लग रहे हैं, मसल से, पेशी से बल लगाया जा रहा है, तो वो हो गए पेशीय बल। दरवाजा खोलते हैं, धक्का देते हैं, तो अपने मसल से लगाते हैं, और संपर्क में रहता है दरवाजा, हमारे
बल के संपर्क में रहता है तो संपर्कीय बल हुआ। घर्षण बल में क्या होता है, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है घर्षण बल। अगर घर्षण बल ना लगे तो फिर हमारा चलना संभव नहीं हो पाए। आप रेत पर नहीं चल सकते हो सही से, रेत पे चलोगे दौड़ोगे दौड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं उत्पन्न हो रहा है, वहां पर फ्रिक्शन। इसी प्रकार से आप बर्फ पे नहीं दौड़ सकते हो, बर्फ पे आप नहीं दौड़ सकते हो, चल भी नहीं सकते हो, चलोगे तो फिसल करके गिर जाओगे। फास्ट नहीं चल सकते हो, धीरे धीरे करके आप क्या करोगे, अंगूठा को दबा कर चलने की कोशिश करोगे ना। क्या करते हैं, जैसे कहीं बिछलाहर होता है, हमारे कहते हैं बारिश हो गया तो क्या हो, बिछला रहा है, मतलब चिकनी सतह हो गई, हमें कहते बिछलाना। ठीक, तो अगर बिछला, जब हम लोग ऐसे जो है जगह पे चलते हैं, नंगे पैर होते तो क्या करते, जो अंगूठे को गड़ा के चलते हैं, अंगूठे को गड़ा के चलते हैं। अब तो तुम लोग चप्पल जूता उतारते ही नहीं होगे, नंगे पैर चलने ही नहीं है। हम लोग तो नंगे पैर चला करते थे, गाँव में बारिश हो गई, कीचड़ में चल रहे हैं तो अंगूठे को क्या करते थे, गड़ा के चलते थे कि वो जो है वहां पर मतलब स्पंज का काम करे, रुक जाए वहाँ। तो घर्षण के कारण ही, फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पाते हैं। ठीक, हम जब चलते हैं तो फिर जमीन हमारा क्या करता है, जो है घर्षण उत्पन्न करता है, और घर्षण उत्पन्न करने के कारण जैसे हम आगे पैर बढ़ाते हैं तो जमीन भी हमको धक्का मारता है, जमीन भी हमको क्या करता है, ढकेलता है। भाई जितना लोड हमारा, मान लो 72-73 किलो का मैं खड़ा हूं तो इतना ही बल हमारी पृथ्वी लगा रही है हमारे ऊपर, हम इसको दबा रहे हैं पृथ्वी को, पृथ्वी हमको उतना ही बल लगा करके दबा रही है, जिसकी वजह से बैलेंस बना हुआ है। अगर पृथ्वी ने बल लगाना बंद कर दिया तो फिर वही स्थिति हो जाएगी, वायुमंडल में चले जाओगे। भाई जहां पर सतह नहीं होगी तो वायुमंडल में आप खड़े हो, वहां पर आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, कहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। तो पृथ्वी भी हमारी जो है उतना ही बल लगाती है जितना हम लगाते हैं। पृथ्वी का किसी भी, मान लो जैसे अब इसको हम धक्का दे रहे हैं तो ये भी उतना ही फोर्स लगाने की कोशिश करेगी। इसी को हम लोग पढ़ेंगे क्रिया और प्रतिक्रिया वाले नियम में, क्रिया और प्रतिक्रिया वाले नियम में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर घर्षण बल के कारण ही क्या होता है, हम लोग चल पाते हैं जो है, या फिर जो है गाड़ी वगैरह जो चलती हैं, ये सब इसी के कारण होता है, फ्रिक्शन बल। तो फ्रिक्शन बल, घर्षण बल भी क्या है, संपर्कीय बल है। ये भी जो है ऑब्जेक्ट के, वस्तु और बल दोनों के बीच में क्या होता है, संपर्क होता है, तो इसलिए क्या है, संपर्कीय बल। और नॉन कांटेक्ट जो असंपर्कीय बल होता है वो 3 प्रकार का हो सकता है, चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षणीय या विद्युत आवेशित बल। अब चुंबकीय जैसे मैग्नेट है, जैसे ये मैग्नेट है आपका, ठीक, तो अब इसने जो है इस सिक्के को, जो कि लोहे का है, इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है, ठीक, लेकिन ये बल लगा रहा है तो क्या संपर्क में है, अभी क्या है, दोनों अलग अलग हैं, और ये बल अपनी तरफ लगा रहा है, खींच रहा है, तो ये खींच करके चला गया और उससे चिपक गया। तो ये कैसा, ये चुंबकीय बल है। ये कौन सा बल है, चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल भी कैसा बल होता है, असंपर्कीय बल। चुंबकीय बल कैसा होता है, असंपर्कीय बल, नॉन कांटेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट जो है कांटेक्ट में नहीं होते, पिंड कांटेक्ट में नहीं होते। कांटेक्ट में कब आते हैं, जब वहां पहुंच जाते हैं, जब उस पिंड पर पहुंच गए, या फिर ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं कि इसको पहुंचाना हो। अब जैसे यहाँ पर एक चुंबक बना दिया और एक चुंबक इधर लगा दिया, दोनों को मतलब एंटीपोडल बना दिया, दूसरा चुंबक मैं ढूंढ रहा था, मिला नहीं, ठीक है। अगर वो चुंबक मिल जाता तो दोनों को एंटीपोडल यहाँ कर देते तो दोनों एक दूसरे को धक्का मारते, दोनों चुंबक क्या करते, एक दूसरे को धक्का मारते, ठीक। अब देखो ये इसी लॉ से, इस प्रकार के प्राकृतिक नियम को देख करके भारत में जो है, भारत के मतलब ट्रेन, एक नई ट्रेन, हाइपर लूप ट्रेन जो है खोज बनाई गई, ठीक। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे जड़त्व के सिद्धांत में, वहां पर तो हाइपर लूप ट्रेन का कंसेप्ट ऐसा है, भारत भी बना रहा है, उस पर हाइपर लूप पे काम कर रहा है। तो ये चुंबकीय बल के कारण ही संभव हो पाया, ठीक। तो चुंबकीय बल जो है क्या करता है कि किसी भी वस्तु पर या पिंड पर बल तो लगाता है, लेकिन वो पिंड या वस्तु उसके संपर्क में नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, चुंबकीय बल। और इसी प्रकार से जो है आपका कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे बड़ा उदाहरण पृथ्वी है गुरुत्वाकर्षण बल का। भाई ग्रेविटेशन पे मान लो ये पहाड़ है, ठीक, ये पहाड़ है, यहाँ पर जो है एक पिंड है, चट्टान है, ठीक। अब बारिश हो रही है और चट्टान क्या हो गई, ढीली हो गई, फिर ये चट्टान इसके सहारे नीचे सरक जाती है, तो क्यों सरकती है, इस पे यहाँ पर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी अपनी तरफ उसको खींचने का प्रयास करती है, पृथ्वी से अपने तरफ खींचने का प्रयास करती है, तो ये चट्टान नीचे खिसक जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं भूस्खलन। भूगोल में पढ़ोगे भूस्खलन, ठीक। तो फिजिक्स के सिद्धांत को जाने रहोगे तो भूगोल पढ़ने बहुत आसान होगा, बहुत सरलता मिलेगी, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये भूस्खलन होता है, इसी कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, अब जैसे सेब गिर रहा था, न्यूटन महोदय ने देखा, गिर तो बहुत पहले से रहा था, जब से सेब का पेड़ लगा था तभी से गिर रहा है। ऐसा थोड़ा नहीं सेब लगा हुआ है तो साला गिरेगा नहीं, वहीं फिर सूख जाएगा, वो तो गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन न्यूटन तरह
थे, घर में बैठे थे, खिड़की से देखे, अच्छा ये गिर रहा है, अच्छा तो ये गिरता भी है, ठीक है, तो इस पे कुछ सिद्धांत बनाते हैं। तो उन्होंने बताया क्यों गिरता है, उन्होंने उसको देखा कि साला ऊपर क्यों नहीं जा रहा, नीचे क्यों आ रहा है, तो उन्होंने पता लगाया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, ये गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण होता है। तो फिर न्यूटन महोदय बैठ करके उन्होंने इतिहास रच डाला, और वो इतिहास आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसी इतिहास पे जो है तमाम जो है इतिहास नए नए बनते चले जा रहे हैं। हाइपर लूप बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, सब नए नए चीज बनते चले जा रहे हैं। तो जो जिन्होंने ऑब्जर्व किया वो नियम दे के चले गए, नहीं तो प्रकृति में सब कुछ है। अभी तुम में से अगर कोई चाहेगा तो कोई नई चीज दे के चला जाएगा। हमने बताया है एक ऐसा लैपटॉप बनाओ, कोई बना ही नहीं रहा है, अब हम ही बनाएंगे, टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक ऐसा लैपटॉप बनाएंगे जिसमें जो है मतलब वो बिना विद्युत का चलेगा, और उसमें जो है डोरी खींचेंगे, और हमारे जो प्रश्न है कौन बने सैकड़ापति वाले, वो आते चले जाएंगे उसमें एक एक करके। विचार है दिमाग में, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है उसको जो है फील्ड में लाने का। ठीक, तो इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स है। और विद्युत आवेशित बल तुम लोगों ने पता नहीं किया है कि नहीं किया। हम लोग क्या करते थे बचपन में, कंघा करते थे, फिर कंघे को रगड़ लेते थे, ऐसे ऐसे रगड़ लेते थे, हाँ, फिर कागज को फाड़ करके ऐसे रखते थे तो कागज से उस पर चिपक जाते थे। तो उसमें भी क्या है भाई, पिंड जो कागज है, जो पिंड है, जो वस्तु है, अब विद्युत आवेश इस पे उत्पन्न हो गया, ठीक, इसमें उत्पन्न हो गया, तो कागज तो दूर है लेकिन वो चिपक गया उस पे, तो ये भी कैसा हो गया, विद्युत आवेशित बल हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यहाँ पर मैग्नेट बनता है लेकिन कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट बनता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो पंखे वंखे घूमते हैं ये सब किसके कारण बनते हैं, इसी वजह से। इसमें जो कॉइल्स होता है, कॉइल में करंट घूमता है, कॉइल में क्या होता है, करंट घूमता है, क्योंकि कॉइल को ऐसे गोल गोल भरा जाता है, और कॉइल में जब करंट घूमता है तो उसमें बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, विद्युत आवेशित क्षेत्र बन जाता है, और उसके कारण पंखा हमारा घूमने लगता है। तो देखो, इस नियम को किसी ने समझा होगा तभी तो पंखे को बना दिया, इजाद कर दिया। तो विद्युत आवेशित बल मतलब विद्युत आवेशित जो है करंट है, वो क्या कहते हैं, बल है, उसमें भी क्या होता है, पिंड या वस्तु संपर्क में नहीं आती है और उसका भी बल लगता है। तो ये बल के क्या हो गए, टाइप्स हो गए, बल के प्रकार हो गए। तो बल मोस्टली क्या है, किसी भी पिंड या वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करना ही क्या है, बल कहलाता है। और बल संतुलित हो सकता है, असंतुलित हो सकता है। बल के द्वारा कार्य में परिवर्तन हो सकता है, या फिर चेष्टा किया जा सकता है परिवर्तन करने को, परिवर्तन नहीं भी हो सकता है, परिवर्तन हो भी सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग समझे। अब यहाँ पर दो चीज हमको और पढ़ना, संवेग और आवेग। इसको पढ़े रहेंगे तभी हम जो है न्यूटन के सिद्धांत को समझ पाएंगे आगे। न्यूटन का दूसरा जो लॉ है उसको हम लोग जो है, अगर संवेग नहीं पढ़े होंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा संवेग समझ लेते हैं, क्या है मोमेंटम, क्या है, इसको बोलते हैं मोमेंटम। देखो, हर वस्तु का क्या होता है, मास होता है, भार होता है। मास से ही क्या उत्पन्न होता है, भार। मास से ही क्या उत्पन्न होता है, भार। ठीक, तो भार उत्पन्न होता है, और कोई भी वस्तु जो भार है उसमें और वो गतिशील है तो उसमें क्या है, वेग है, वेलोसिटी है, उसमें क्या है, वेलोसिटी है। तो आवेग, संवेग क्या है, मोमेंटम क्या है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही क्या है, वेलोसिटी, वो मोमेंटम है। क्या है, मोमेंट। मोमेंटम किससे बना, मोमेंट सबसे बना। मोमेंटम किससे बना, मोमेंट सबसे, अर्थात उसमें गति होगी, उसमें क्या होगी, गति होगी। तो ऐसे समझो, कोई भार वाली वस्तु मोशन कर रही, जा रही है किसी वेग में, और उन दोनों मतलब मान लो भार है, जैसे एक यहाँ पर समझो, जैसे ये क्या है, एक ट्रक है, एक क्या है, ट्रक है, ठीक, और ट्रक है 500 केजी का, कितने केजी का, 500 केजी, और ये जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक, तो अब इसका हम संवेग निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे। फार्मूला कहता है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, तो गुणा कर देंगे 500 गुणे 20, 500 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा, 3 जीरो तो ये उठा लेंगे, और 5 दूनी 10, तो 10,000 क्या हो गया, इसका संवेग हो गया, मोमेंटम हो जाएगा। अब हमको ये मतलब फिजिक्स में ये थोड़ा नहीं सॉल्व करना है, लेकिन ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर वो क्या कहते हैं इसको, क्या सॉल्व करना बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स। हाँ, न्यूमेरिकल्स थोड़ा नहीं सॉल्व करना है, हम यहाँ पे समझाने की बात कर रहे हैं कि संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। कोई मतलब भार वाली वस्तु, मास है, द्रव्यमान है, तो उसमें क्या होगा, भार होगा ही। तो भार वाली वस्तु में जो है वेग होती है, और उन दोनों को गुणा कर देते हैं तो वही क्या निकल आता है, संवेग या मोमेंटम निकल आता है। अब इसको ऐसे समझो, जैसे ये 500 किलोग्राम का जो है कोई जो है ट्रक है, ठीक, और ये चल रहा है किस गति में,
20 किलोमीटर की स्पीड में। और यहाँ पर भी एक 500 जो है 500 केजी का ही एक क्या है जो है ट्रक है, और ये चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति आवर की, ये भी किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। ये क्या है, इसकी वेलोसिटी है, ये क्या है इसकी वेलोसिटी, वेग है। एक ट्रक चल रहा है 20 किलोमीटर की गति से और एक ट्रक चल रहा है 10 किलोमीटर की गति से। और आगे जो है खड़े हो जाओ, दोनों के आगे खड़े हो जाओ, तो कौन से के आगे ज्यादा जोर का झटका लगेगा, 20 वाले के आगे कि 10 वाले के आगे, 20 वाले के आगे। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि कोई भी मतलब समान द्रव्यमान वाली वस्तु अगर असमान वेग से गतिशील है, असमान वेग से गतिशील है, तो जो अधिक वेगशील पिंड है उसका झटका जोर का लगेगा, उसका झटका जोर का लगेगा। दीवार अगर खड़ी कर दे और एक दीवार से जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे वाली गति से ट्रक टकराए और एक दीवार मतलब उसी मतलब उतनी ही मजबूत दीवार से 10 किलोमीटर की स्पीड वाली ट्रक टकराए, तो ज्यादा क्षति किससे होगा, 20 किलोमीटर वाले से। और 20 किलोमीटर क्या है, इसकी वेलोसिटी है, गति है। तो यहाँ पर इससे क्या लगता है, अब इसको गुणा करोगे तो इसका जो संवेग है वो कम आएगा, इसका संवेग ज्यादा आएगा। इसका संवेग जो है 5000 आएगा और इसका संवेग 10,000 आया। तो इससे संवेग जो है क्या है, द्रव्यमान और जो है वेलोसिटी का गुणनफल है, द्रव्यमान और वेलोसिटी का गुणनफल। अब इसको दूसरी तरीके से समझो, गति तो समान हो, जैसे एक साइकिल, एक छोटकू साइकिल लेके जा रहा है, एक छोटकू जो है साइकिल लेके जा रहा है, साइकिल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक, ये हैंडल हो गया, ठीक, ये उसकी गद्दी हो गई और इसमें छटकुआ बैठ गया, इसमें छटकुआ बैठ गया, और ये चल रहा है जो है 10 किलोमीटर की स्पीड से, ये चल रहा है 10 किलोमीटर की स्पीड। और इधर से जो है, इधर से क्या नाम है, ये अमरीश जो है बाइक लेके आ रहा है, अमरीश जो है इधर से बाइक लेके आ रहा है, ठीक, हाँ, इधर से अमरीश, ये मोटरसाइकिल समझ लो, और ये भी चल रहा है 10 किलोमीटर की स्पीड से, ये भी क्या चल रहा है 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की समान है, वेलोसिटी क्या है, दोनों की समान है। और यहाँ पर जो पिंड है, पिंड क्या है, साइकिल और मोटरसाइकिल, साइकिल का वजन मान लो 20 किलोग्राम है और मोटरसाइकिल का 100 किलोग्राम है। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, इसका भार जो है 20 किलोग्राम होगा, इसका 100 किलोग्राम। और यहाँ पर कोमल खड़े हुए हैं, यहाँ पर कौन खड़ा है, कोमल खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोमल खड़ा हुआ है। तो छोटकुआ से टकराएगा तो कोमल का क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मोटरसाइकिल से, अमरीश की मोटरसाइकिल से टकराएगा तो दांत वांत तोड़ बैठेगा, टांग वांग तोड़ा बैठेगा। तो ये यहाँ पर क्या चीज देखा हमने, स्पीड तो सेम है दोनों की, वेग तो सेम है, लेकिन पिंड के भार में या मास में क्या है, अंतर है। यानी मोटरसाइकिल अधिक द्रव्यमान का है, अधिक उसमें भार है, और साइकिल में कम भार है। तो दो चीज यहाँ पर निकल करके आया कि अगर मास समान है लेकिन उसकी गति असमान है तो भी जो है संवेग में अंतर आएगा, और अगर वेग समान है और मास में अंतर है तो भी उसके संवेग में अंतर आएगा, ठीक। तो ये संवेग समझ गए। अब इसको फार्मूला इस तरीके से कहा गया, P बराबर mv, और P के ऊपर एक तीर लगा दिया जाता है, तीर का मतलब एक दिशा में। अब ये संवेग क्या चीज है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। संवेग क्या है, सदिश राशि है, ठीक। जितने भी वेलोसिटी से जुड़े हुए होंगे या फोर्स से जुड़े हुए जो भी कुछ इक्वेशन बनेंगे, सब में क्या होगा, सदिश राशियां होंगी सब में, क्योंकि फोर्स भी क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक। डिस्टेंस से जिसका जुड़ा होगा, दूरी से, वो सब क्या हो जाएंगी, अदिश राशि। तो ये सब जो है इक्वेशन बनाते हैं तब निकलता है। तो इसलिए तीर इसलिए लगा दिया गया क्योंकि ये क्या है, सदिश राशि है। और पी, मोमेंटम को पी से दर्शाते हैं, इतना गहराई में नहीं पढ़ने का आवश्यकता है। नेक्स्ट आवेग, एक आपने देखा होगा आवेश, आवेश में आकर के मारा तड़ाक, झापड़ मार देते ना, तो आवेग वही आवेश से ही बना है शायद, हमको लगता है। मतलब ऐसा आवेश, जिस भाई आवेग आएगा तभी तो आवेश आएगा। व्यक्ति को जब आवेग आ जाएगा एकदम से, बिल्कुल क्या होगा, आवेश में आ जाएगा व्यक्ति जो है, तो झापड़ वापड़ मार देगा। तो झन्नाटादार झापड़ भी मारना क्या है, आवेग का उदाहरण है, इम्पल्स का उदाहरण है आवेश। तो कम समय में अधिक बल का आरोपण जब होता है, भाई झापड़ मारते हैं खींच करके, तो क्या है, कम समय में, मतलब एकदम बहुत तेज तान करके मारे, कुछ सेकंड में ही पहुंचा, गाल से टकरा तड़ाक। लेकिन गाल से टकराता तो जरूर है हाथ हमारा, गाल भी उतना ही फोर्स लगाता है, गाल भी हाथ को। तो दोनों एक दूसरे को दंडित करते हैं, दोनों एक दूसरे को मारते हैं।
गाल भी आपके हाथ को मारेगा जिसने मारा। और एक बार ऐसे कोर्ट में पहुंच गया ऐसा मैटर, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा होगा, ऐसे ही हमने पढ़ा दिया होगा उसको, मतलब हम तो रहे नहीं होंगे उस समय, पढ़ाए नहीं होंगे, लेकिन ऐसे कोई मास्टर समझा दिया होगा कि जो है दोनों बराबर बल लगाते हैं, मार खाने वाला भी मारने वाला भी। अब वो कोर्ट पहुंच गया, भैया कहा कि इसने भी तो मुझे मारा है। कोर्ट ने कहा कैसे? जज ने कहा कैसे? भैया जब हमने हाथ मारा था तो उतनी चोट हमारे हाथ को लगी थी, बात ये अलग है कि इसके गाल नाजुक थे तो उस पर ज्यादा झन्नाटा लगा, हमारे हाथ मजबूत थे। मतलब हाथ मजबूत होते हैं, किसी इंसान के शरीर के अंगों में अगर गाल की तुलना हाथ से की जाए तो गाल की त्वचा कमजोर है, हाथ की त्वचा मजबूत है। यहाँ जबड़ा सबड़ा होता है, जबड़ा बड़ा टूट सकता है, यहाँ क्या टूटेगा? ठीक है, तो बल का आरोपण बराबर होता है। बल का आरोपण क्या होता है? बराबर होता है। तो ये कोर्ट में मैटर पहुंच गया था, वहां जज साहब ने कहा रही तो ऐतिहासिक फैसला हो जाएगा भाई, ऐसे आज तक कोई जो है वकील भी दलील नहीं दिया है। तो इसीलिए कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो शिक्षित हो, खूब पढ़ो लिखो, जिससे कि जो है कोई कहीं भी किसी भी जगह आप मात नहीं खा सको, हार ना सको। ठीक है, इसलिए फैसला अरे फैसला तो जो हुआ होगा हुआ होगा, फैसला की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब जब वकील बनना तो वहां पे जो है उसकी गड़े मुर्दे खोदना, वहां से निकालना क्या फैसला हुआ था, या तो मैंने ऐसे उदाहरण दिया, मुझे कहीं से पता चला था इसलिए बताया। तो जो है यानी आप जैसे मतलब लाइटर से आप जलाते हो, स्टोव को जलाते हो, गैस चूल्हा गैस जलाते हो, तो लाइटर में जो है जब दबाते हो तो एक मतलब चिंगारी से निकलती है, तो वो भी आवेग में निकलता है। वो भी कैसे निकलता है? आवेग में। नहीं तो फिर उस लाइटर से उसको जलाने में दिक्कत होगी, तो वो बहुत झटके से निकलता है, आवेग से निकलता है, इसलिए चूल्हा हमारा क्या हो जाता है? जल जाता है। और कभी गलती से अगर हाथ में लगाकर खटाक से मार दिया तो झटका मारेगा, तड़ाक दे करंट मारेगा 240 वोल्ट का लगता है करंट जो है वो तेज। ठीक है, लाइटर से, क्योंकि उसमें क्या आवेग है। तो आवेग समझ गए? आवेग का मतलब होता है कम समय में जोर का झटका लगता है, बल का आरोपण। तो इसको यानी अब यहाँ बल की बात हुई, कम समय में बल लगाना, तो बल गुणे समय, बल गुणे समय। तो बल गुणे समय को क्या कहा गया? आवेग कहा गया, इम्पल्स कहा गया। तो झापड़ वापड़ और ये सब, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मतलब हाथ से क्या तोड़ देते हैं, ईंटा 4-5 ईंटा लगाया और हमारा हाथ से फटाक से टूट जाता है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब पूरे हाथ में मतलब बल को इकट्ठा किया। ठीक है, हाथ में बल इतना आ गया और बहुत कम समय। अब ऐसे ले जाकर ऐसे मारेंगे तो नहीं टूटेगा, उसको एकदम बहुत तेज फोर्स से मारते हैं जिससे कि समय कम लगे, वहां पिंड तक पहुंचने में समय कम लगा, और फोर्स के साथ गया। किसके साथ गया? फोर्स के साथ गया, तो वो ईंट टूट जाएगा। तो ये प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं कि इस तरीके का एक जो है कलाकार द्वारा ईंट को तोड़ना, ये किसका उदाहरण है? आवेग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आवेग का। तो वो आवेग में टूटता है। वो किससे? तो आवेग को आवेश से समझ लो, आवेश में आए धपड़िया दिए, झापड़ मार दिए। ठीक है, तो थप्पड़ मारना या इस टाइप की जो कारीगरी होती है, या जितने भी जैसे कुल्हाड़ी से जो है लकड़ी वगैरह चीरना फाड़ना, ये सब किसके उदाहरण है? आवेग के उदाहरण है, क्योंकि वहां पर कम समय में अधिक फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये सब किसके उदाहरण है? आवेग के उदाहरण। ठीक, तो ये हो गया आपका संवेग और आवेग, इम्पल्स और मोमेंटम। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा न्यूटन के जो है नियमों के बारे में, कि न्यूटन के गति या बल के सबसे संबंधित क्या नियम थे, इसको समझेंगे। 3 नियम थे वैसे, तो आज एक नियम हम लोग समझते हैं। न्यूटन ने जो गति के नियम बताए थे, बल के नियम जो बताए थे, इससे पहले देखो क्या यहाँ पर लोग जानते नहीं थे क्या? अरस्तु बहुत पहले हुए थे, इन्होंने बताया था कि जो है पिंड की गतिशीलता है बाह्य बल जरूरी है। अगर कोई पिंड गति में है तो उसके लिए क्या जरूरत है? बाह्य बल की, बाह्य बल की आवश्यकता है। लेकिन वो अपने समय में उतना कह गए, उतना ऑब्जर्व कर गए, बहुत बड़ी बात है। अरस्तु के समय में जब दुनिया में कहीं कुछ लिखा हुआ था ही नहीं, सब वही लिख रहे थे, वही समझ रहे थे, वही देख रहे थे, जो कुछ देखा वही कह दिया। तो अरस्तु देखो, अरस्तु वैज्ञानिक भी थे, अरस्तु को दार्शनिक, दर्शन शास्त्री पढ़ते हैं, दार्शनिक भी थे, इतिहासकार भी थे, सब थे। उस समय पहले के आदमी जो होते थे वो मतलब मल्टी डायमेंशनल होते थे, बहुविषयक होते थे। उनके अंदर जो है हर चीज का ज्ञान होता था, क्योंकि वो प्रकृति में रहते थे और प्रकृति से ही सारी ज्ञान तो जन्मे हैं। कोई भी ज्ञान, चाहे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, जीव विज्ञान, कितने जितने भी विषय हैं सब कहाँ से निकले हैं? प्रकृति से ही निकले हैं। प्रकृति से ही आदमी आया है। आदमी से संबंधित जितने भी अध्ययन हो जाते हैं, अगर उसका इंटरनल अध्ययन करना है तो फिर वो बायो में चला जाएगा। उसका एक्सटर्नल अध्ययन करना है, समाज का अध्ययन करना है, राजनीति का अध्ययन करना है, तो वो फिर ह्यूमैनिटीज में चला जाएगा। सबका जन्म तो प्रकृति से हुआ है। तो पहले इंसान जो होते थे वो प्रकृति में ही रह करके सारी व्यवस्था को देखते थे और वहीं पर नए नए विषयों का
जन्म होता चला गया। तो इसीलिए अब लियोनार्डो दा विंसी था, लियोनार्डो दा विंसी इंजीनियर भी था और उसने एक जो है चित्र बना दिया मोनालिसा का। आज तक उसकी मुस्कान को कोई नहीं समझ पाया है। ठीक, ये मुस्कान बैठी है, मुस्कुरा रही है, आज भी उसके मुस्कान को कोई नहीं समझ पाया है। मोनालिसा ऐसा चित्र बना के गए थे लियोनार्डो दा विंसी, इंजीनियर भी थे, डॉक्टर भी थे, सब कुछ थे। ठीक, तो पहले के आदमी ऐसे होते थे। तो यहाँ पर अरस्तु ने कहा था कि पिंड की गतिशीलता अगर बनाए रखनी है तो बाह्य बल का आरोपण आवश्यक है। उन्होंने ये चीज देखा, कुछ चला वला कर देखा होगा, कोई एक गाड़ी धक्का मारी होगी और जाके आगे रुक गई होगी, जाकर के आगे रुक, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर इसको चलाना है लगातार तो उससे बल का आरोपण आवश्यक है। अब भाई बल वो चाहे आपका फिजिकल बल हो सकता है, चाहे मैकेनिक बल हो सकता है। अब तो बल ज्यादातर कैसे होते हैं, मशीनरी बल होते हैं। इंजन वगैरह क्या है, मशीनरी बल के उदाहरण है। तो उन्होंने कहा कि जो है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने उतना देखा था उतना कहेंगे। बाद में गैलीलियो आते हैं, लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी की बात है। तो गैलीलियो आते हैं कि भैया देखो हर पिंड की अपनी टेंडेंसी होती है, वही रजाई में सोने वाला सोता रहेगा और काम करने वाला, साइकिल चलाने वाला चलाता रहेगा, जिसको जो है जैसी टेंडेंसी है। तो वस्तु की दो टेंडेंसी बताई इन्होंने, वस्तु की इन्होंने दो टेंडेंसी बताई, पिंड या वस्तु, या तो वो विरामावस्था में रहने की कोशिश करेगा या फिर वो जो है गतिशील अवस्था में, मोशन अवस्था में रहने की कोशिश करेगा। तो ये सबसे पहले कौन कह रहे थे, गैलीलियो महोदय। और गैलीलियो महोदय इसी बात को जो कहे गए थे, इसी को कहा गया जड़त्व का नियम। इसी को क्या कहा गया, जड़त्व का। जड़त्व का मतलब क्या होता है, जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहने की कोशिश करता है। अब जड़त्व का मतलब ये थोड़े नहीं कि जो खड़ा है वही जड़त्व हो गया, जो खड़ा है वही जड़त्व हो गया। जड़त्व का मतलब जैसे जो चल रहा है अब वो चलता ही रहे तो वो उसका हो गया, अपना जड़त्व का नियम हो गया। और जो रुका है वो रुके रहे अपना। तो हर वस्तु जो है वो दो अवस्थाओं में रहने की कोशिश करता है, या तो जो है रुका है तो रुके रहेगा और चल रहा है तो चलता रहेगा। और लेकिन रुकता क्यों है, मान लो चलने वाला वस्तु क्यों रुक जाता है, क्योंकि उस पर बल लगते हैं। हमको कुछ दिखाई नहीं देते, वो भी बल लगते हैं। अब जैसे वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब है, वो भी तो बल लगा रहा है, वो भी बल लगा रहा है। और मतलब हवा वगैरह से घर्षण उत्पन्न होता है। फ्रिक्शन सिर्फ पृथ्वी से नहीं उत्पन्न होता है, घर्षण जो है हवा से भी उत्पन्न होता है। जब वर्षा होती है, जब बादल बनते हैं, जो बाष्पीकरण हुआ, ऊपर जाके संघनन हुआ, बादल बना। अब मान लो टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया तो वहां पर ओले बन गए, बर्फ के जो है बड़े बड़े टुकड़े बन गए, फिर वो वहां से टपक पड़ते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियम काम करता है तो वहां से टपक पड़ते हैं। फिर वायुमंडल में घर्षण उत्पन्न होता है, जब वो चलते हैं वहां से तो वायुमंडलीय फ्रिक्शन के कारण, वायुमंडलीय घर्षण के कारण वो पिघलने लगते हैं। घर्षण होगा तो गर्मी उत्पन्न होगी और वो पिघल जाते हैं तो छोटे छोटे जो है कंकड़ में आ जाते हैं, और ज्यादा पिघल जाएंगे, छोटे कण होंगे तो फिर वो पानी में बदल जाते हैं, फिर वो नीचे आके गिरते हैं तो वर्षा होने लगती है। तो ये सब हम लोग जो है वहां पढ़ेंगे, भूगोल में पढ़ेंगे। तो घर्षण बल सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं उत्पन्न होता है, वायुमंडल में भी उत्पन्न होता है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उत्पन्न तो हो रहा है। उस वस्तु को जो है मतलब अब जैसे कल्पना चावला थी, कल्पना चावला का जो उसका यान था, जो जब वो गई थी अंतरिक्ष यान से और वापस आ रही थी, तो जैसे ही पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया तो पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही उसमें फ्रिक्शन उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हुआ, फ्रिक्शन। और बहुत तेज गति से कोई भी यान अगर चलता है तो फ्रिक्शन उत्पन्न होने से उसमें जो है आग लगने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। और लेकिन उसको ऐसे बनाया जाता है, आज के समय में टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उस आग रोधक होती है, लेकिन उस समय बनाते समय ध्यान नहीं दिया, कहीं पर कोई चीज फॉल्ट रह गया था तो वो उसमें आग लग गया और यान पूरा हवा में जल के राख हो गया, खत्म हो गया। तो जितने 6-7 यात्री बैठे थे सब वहीं पे स्वाहा हो गए थे, जल गए थे। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जो है फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण के कारण जो है कोई ना कोई, भाई मैंने बताया प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन हो जाना ही क्या है, बल है। तो घर्षण भी बल भी तो यही करेगा, तो प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन हो गया उसकी। ठीक, तो इस तरीके से जो है मतलब इन्होंने, गैलीलियो ने ये बात कही थी, जड़त्व के नियम की बात सबसे पहले किसने कही थी, गैलीलियो ने कही थी। इन्होंने कहा था कि जो पिंड जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहने की कोशिश में रहती है, लेकिन चूंकि पृथ्वी हमारी ऐसी, पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल है, तो यहाँ पर बल बनता ही बनता है, बल बनेगा ही बनेगा अगर वायुमंडल नहीं होता। आप वही बुद्ध पे चले जाओ, बुद्ध का वायुमंडल सूख ले गया, कौन, सूर्य वाले गया, खा गया, उसका बाप खा गया सूर्य, सारा जो है क्या कर लिया, वहां सौर ज्वालाएं आती है और सारा वायुमंडल खींच ले गया, तो वहां उसका वायुमंडल है ही नहीं बुद्ध का, तो वहां पर कोई बल नहीं इस तरीके से बनेगा। अब जैसे चंद्रमा पे आदमी चला जाता है या अंतरिक्ष में चला जाता है, तो अंतरिक्ष में आदमी जा करके जब कहते हैं ना मैराथन कर रहा है, दौड़ रहा है वहां पर,
तो वहां पर जो है बल बहुत कम काम करता है, घर्षण बल कम काम करता है, क्योंकि वहां पर मतलब पूरा शून्य हो जाएगा, पूरी तरीके से वायुमंडल खत्म हो जाएगा। तो फिर वहां आप मतलब जो है वही हो जाएगा जैसे इसका होता है, क्या नाम है, जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट को मतलब ऐसे फोर्स से छोड़ा जाता है कि वो जाकर के हमारी कक्षा के बाहरी वातावरण में स्थापित हो जाते हैं और फिर वो चक्कर लगाने लगते हैं पृथ्वी का, या फिर साथ में पृथ्वी के साथ घूमने लगते हैं। तो ऐसे आदमी वहां अगर निपट गया, निकल गया तो निपट जाएगा, वहीं घूमता रहेगा, पृथ्वी के चक्कर लगाता रहेगा, क्योंकि बल है ही नहीं वहां पर, बल है ही नहीं। ठीक, जैसे पानी से और पृथ्वी की तुलना कर लो, पानी में हम मतलब वहां पर फ्रिक्शन बल कम लगता है, पानी में फ्रिक्शन, तभी तो हम पानी में खड़े होते हैं तुरंत नीचे चले जाते हैं, डूब जाते हैं, क्योंकि वहां घर्षण है ही नहीं, फ्रिक्शन उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, तैरते हैं, पानी को पीछे धक्का मारते हैं और पानी कहता है चल बेटा, मैं तू क्रिया कर रहा है, मैं इस तरह से प्रतिक्रिया करूंगा, तो वो आपको धक्का मारेगा पीछे से, आप पीछे पानी को ढकेलते हैं, वो आगे आपको धक्का मारेगा। तो यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम में हम लोग पढ़ें। ठीक, तो यहाँ पर गैलीलियो ने ये बात की। अब इस बात को बाद में समझ गए कौन, न्यूटन महोदय। न्यूटन महोदय जो है वो इस बात को समझ गए, तो उन्होंने 3 नियम दे दिए, उन्होंने 3 नियम दे दिए। तो पहला नियम कहता है जड़त्व का नियम, जो गैलीलियो देकर गए थे, उसी चीज को विस्तारित किया यहाँ पर, और वही चीज कहलाई जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। और दूसरा संवेग विषयक सिद्धांत है, जो संवेग हम लोग पढ़ रहे थे, इससे संबंधित कुछ नियम बताया था। तीसरा क्रिया और प्रतिक्रिया का। ठीक है, तो ये 3 नियम थे। पहला हम लोग जड़त्व विषयक नियम का बहुत सारी चीजें आप लोग समझ गए। जड़त्व किसे कहते हैं, तो जड़त्व किसे कहते हैं, कोई पिंड या कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने की कोशिश में रहती है, उसी अवस्था में रहने की कोशिश में रहती है। अगर यहाँ पर सब कुछ क्या कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, मतलब हवा निकाल दिया जाए, हवा भी तो घर्षण उत्पन्न करता है, हवा निकाल दिया जाए उसमें से, और जो है मतलब ग्रेविटेशन खत्म कर दिया जाए, उसका गुरुत्वाकर्षण खत्म कर दिया, गुरुत्वाकर्षण भी क्या है, बल है। ठीक, सारे बल खत्म कर दिए जाए, तो अगर इस पेन को ऐसे ऐसे घुमा दिया, ऐसे ऐसे घुमा दिया मान लो, या इसको फेंक दिया ऐसे, तो ये रुकेगी नहीं, फिर ये भागती रहेगी, फिर ये भागती रहेगी। तो लेकिन अब जब ये रुकेगी, जब इस पर बाह्य बल लगाया जाएगा, जब इस पर बाह्य बल, चाहे वो ग्रेविटी का बल लगाया जाए, चाहे उस पर जो है फ्रिक्शन का बल लगाया जाए, चाहे उसे पकड़ लिया जाए, खींच लिया जाए, कोई भी बल लगाओगे उस पर, तभी तो ये रुकेगी। मतलब इसको एक आदर्श दशा दे दो। आदर्श दशा कैसी होगी, यहाँ से वायुमंडल खत्म कर दो, और यहाँ से जो है मतलब ग्रेविटेशन खत्म कर दो, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म कर दो। तो इसी सिद्धांत पे तो हमारे सैटेलाइट काम करते हैं। सैटेलाइट हमारे जा करके वायुमंडल में वहां पर सारे बल खत्म हो जाते हैं, तो सैटेलाइट हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये जड़त्व का, इसीलिए जड़त्व के नियम 2 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। यानी 2 टेंडेंसी होती है वस्तु की, या तो विराम अवस्था में रहेगी या गति अवस्था में रहेगी। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, जैसे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, बस में खड़े हो और ड्राइवर आया, अब तुम खड़े हो पेपर पढ़ रहे हो, तुम्हें तो पता ही नहीं कि गाड़ी कब चलने वाली है। ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा सब जो है पेपर में व्यस्त है, और उसने झोंका एक्सीलेटर, चल दिया धड़ाक से आगे, हचका मारा, तो तुम क्या होते हो, तुम तो अभी विरामावस्था में थे ना, रेस्ट में थे, और तुम्हारा जो पैर था वो तो उस पिंड के संपर्क में था जो गतिशील होने वाली है। लेकिन जैसे ही मोटर आगे बढ़ी, वैसे ही तुम्हारा सर जो है पीछे की तरफ खिंच जाएगा, पीछे की तरफ खिंच जाएगा, क्योंकि हमारा सर जो था, जो संपर्क में नहीं था, उस पिंड के संपर्क में नहीं था, वो क्या हो गया, जो है अचानक हुए इस हमले से अपने आप को संभाल नहीं पाया, क्योंकि वो रेस्ट में था, उसको तो आदत क्या थी अभी खड़े रहने की, और बस आगे बढ़ गई, वो जो है उसमें जो है एक बल लग गया, इग्निशन का, इंजन का बल लग गया, वो स्टार्ट हो गई और वो आगे बढ़ी, तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हो। तो ये कौन सा नियम है, ये जो है जड़त्व का विराम नियम है, विराम का जड़त्व नियम है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। जैसे ये वाला उदाहरण आप समझ सकते हो, जैसे अब ये कांच का गिलास है और ये पेपर है, कार्ड पेपर है, और इस पे है 2 या 1 रुपये का सिक्का होगा, 2 रुपये का सिक्का है। ठीक, अब ये सब विरामावस्था में है, ये सब किस अवस्था में है, विरामावस्था में। गिलास भी विरामावस्था में, बोर्ड भी विरामावस्था में, और पैसा भी विरामावस्था में। अब इस पे हम बाह्य कार्ड पे जो है बाह्य फोर्स लगाएंगे, कौन सा, धक्का मारने का, चाहे पुल लगाएं या पुश लगाएं। यहाँ इंजन तो है नहीं, तो पुल लगाते हैं, इस पे धक्का मारते हैं। ठीक, तो अभी देखना ये विराम में है, जो है कौन सा, सिक्का, सिक्का विराम है, इसको पता ही नहीं चलेगा कि गति कब हो गई, तो फिर इसका क्या रिजल्ट होता है देखना। ये इस गड्ढे में चला गया कि नहीं, इस गिलास में चला गया नहीं,
क्योंकि इसको समझ में नहीं आया कि वो गतिशील कब हो गया, तो उसका साथ नहीं दे पाया, तो इसका रिजल्ट यही हुआ। जैसे बाइक पे बैठे हो और कोई ऐसा छोरा है जो बिल्कुल मतलब वो कौन सी करिश्मा बाइक जो आती है, अब तो बहुत सारी आने लगी हैं ऐसी बाइक जो है, और बैठा हूँ कर रहा है, और ऐसे आज की गाड़ियां आती हैं, चलिए सीट पीछे उठी होती है और उसकी गर्लफ्रेंड पीछे बैठी है और हौच दिया, और पता चला गर्लफ्रेंड जो है आगे जाकर गिरी धड़ाक से, ठीक है, आगे जाकर के गिरेगी धड़ाक से। तो वो उस पे अब उसको तो वो तो सोच रहे थे कि भैया मतलब हमारा चाहने वाला है तो आराम से ले जाएगा, और उसने एकदम से एक्सीलेटर लिया, तुरंत बढ़ा दिया, और तुरंत बढ़ाते ही गाड़ी एकदम से स्पीड में आई, उसका आवेग जो है बिल्कुल वो जो है बढ़ा, संवेग बढ़ा, और संवेग बढ़ने के साथ ही जो है वो जो पीछे बैठी थी करिश्मा या कुछ भी कह सकते हो, वो धड़ाम से जो है गिरी आगे जा करके। अरे करिश्मा गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है ऐसे ही जो है अब एक जो है कांच का घर है, एक कांच का घर है, अब उस कांच के घर पे जो है गोली मारो, गोली मारोगे तो गोली क्या करेगी, उसको छेद करके निकल जाएगी, गोली क्या करेगी, उसको छेद करके निकल जाएगी। यहीं पर मैं बंदूक लाने वाला था, भूल गया तो कांच की गोली पर जो है वो कांच पर जो है गोली मारो, अब जो गोली है वो गोली इतनी फास्ट जाएगी, उसका वेग इतना ज्यादा है, उसका वेग बहुत ज्यादा है, और वो जब जाएगी कांच से टकराएगी तो कांच चूंकि अभी किस अवस्था में है, विराम अवस्था में, और कांच की जिस पोर्शन से वो टकराएगी तो उसको भी तो गतिशील करेगी, तो सिर्फ मतलब उतने ही जितने को टच किया उतने को ही उसने क्या किया, गतिशील किया, और बाकी का क्या रहा, रेस्ट में रहा, बाकी का रेस्ट में रहा। तो जितना संपर्क में उसका आया, जितने को उसने क्या किया, मोशन में किया, उतना तो छेद हो गया, उतना तो क्या हो गया, निकल गया, उसके साथ में चला गया, आगे पीछे उधर चिटक गया होगा, और बाकी का तो अभी भी रेस्ट में। कह रहा सोते रहे, हमको क्या मतलब तुमने गोली मारी है, क्या हुआ है, बाकी तो रेस्ट में ही रह गए। तो और लेकिन अभी कांच का टुकड़ा लो, कांच कह रहा हूं, पत्थर का टुकड़ा लो, और पत्थर के टुकड़े को फेंकोगे आप, तो पत्थर के टुकड़े को तो गोली की स्पीड से तो फेंक नहीं सकते हो, पत्थर तो गोली से बड़ा है, लेकिन आपने उसको फेंका और वो आराम से जाएगा और प्यार से कहेगा सबको आ जाओ भैया, सबको क्या कर देगा, रेस्टहीन कर देगा, रेस्टलेस कर देगा, सब मोशन में आ जाएंगे, सब मोशन में आ जाएंगे, तो सबका विमोचन हो जाएगा, सब वहीं पे धर्रा के गिर जाएंगे, भरभरा करके गिर जाएंगे। तो पत्थर से मारा तुमने और सब संपर्क में सारा पोर्शन आ गया, उसके थरथराहट में जो है सारे जड़, वहां सब जड़ थे, तो सब क्या हो गए, मोशन में हो गए। तो यहीं पर जो है एक गाना बना दिया, शीशे का दिल मेरा पत्थर का जमाना था, दिल मेरा टूट गया। अरे तो दिल नहीं टूटा है भाई, पत्थर का जो है वहां पर पत्थर ने जा करके उसको पूरे शीशे को क्या कर दिया, संपर्क में ले लिया, पूरे शीशे। अगर वही गोली से दागा होता तुम्हारे दिल पे, जो कांच का दिल था, तो छेद हो जाता, लेकिन पत्थर से मारा है, तो पत्थर से मारा है तो पूरे दिल पे झंझनाहट उत्पन्न हो गई, तो टूट गया है पूरा दिल, क्या हो गया, टूट गया है। तो ये गाना जो है भाई, गाना बनाने वाले भी जो है पत्थर, क्या है, पत्थर सा दिल मेरा, हाँ जड़त्व का नियम है, और जो है वही कांच शीशे सा दिल मेरा और पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। तो ये फिजिक्स का नियम है, फिजिक्स का नियम है। इसलिए देखो ये दिल विल प्यार वार कुछ होता नहीं है, सब ये फिजिक्स और भौतिकी का नियम है, सब कहीं कुछ नहीं होता। जो कुछ है तुमको बस अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, हमारे सपने पूरे करने हैं। इसलिए ये सब कुछ होता नहीं, सब टूट टाट जाता है ये सब, ठीक है, हाँ सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इन सब चीजों में मत पड़ना, मैं अभी से बता रहा हूँ, ठीक। तो इस तरीके से जो है ये जड़त्व का जो है जो कौन सा विराम जड़त्व का सिद्धांत था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और दूसरा क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, जो है गति का जड़त्व, गति। अब कोई चीज गतिशील है, कोई चीज गतिशील है, अब जैसे इसका उदाहरण आप समझ सकते हो। अब गतिशील चीज है तो वो हमेशा किस में रहेगी, गति में रहना पसंद करेगी, जब तक कि इसमें बाहरी बल का आरोपण न किया जाए, बाहरी बल का आरोपण न किया जाए तब तक वो किस अवस्था में रहना चाहेगी, गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी। अब जैसे बस में बैठे हो, ठीक है, बस में बैठे चल रहे हो, तो बस के साथ तुम्हारा शरीर भी गतिशील है, बस के साथ तुम्हारा शरीर भी गतिशील, लेकिन अचानक सामने ड्राइवर की भैंसिया आ गई और उसने क्या किया, हाउस के ब्रेक मार दिया, हचाक से ब्रेक मारा, तो आप क्या करोगे, आगे की तरफ झुकोगे, और अगर ठीक से नहीं बैठे तो दांत तोड़ बैठोगे, दांत टूट जाएगा।
अब यहाँ आप पीछे नहीं गए, यहाँ पर आप कहाँ जाओगे, आगे की तरफ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका शरीर भी गतिशील था, गाड़ी के साथ ही आपका शरीर भी गतिशील था। और आप शरीर को तो ये पता था कि रुकेगी थोड़े नहीं, अब तो जहां पहुंचेंगे वहीं रुकेगी। और उसने आगे भैंसिया को बचाने के लिए घचाक से ब्रेक मारा और आपका दांत वात सब टूट गया। और जो आगे बैठा है, मान लो पकड़ के नहीं बैठा, शीशा तोड़ करके आगे निकल जाएगा, शीशा तोड़ करके आगे निकल जाएगा। ठीक, इसीलिए गाड़ी वाड़ी से, बस से जब आदमी कूदता है, मतलब स्लो हो गई ना, बहुत लोग होते हैं, जैसे हम लोग क्या होते थे पहले, मतलब टिकट विकट नहीं लिए, अचानक बैठ गए, जैसे पढ़ने जाते थे ना, तो टिकट विकट नहीं लिए, अब प्लेटफॉर्म आ रहा है तो गाड़ी तो पहले स्लो हो जाती थी ना, तो कूदते थे। तो हमको पता नहीं था फिजिक्स का नियम, लेकिन फिर भी पकड़ करके और कूदते थे, कुछ दूर तक उसके साथ टहलते हुए चले जाते थे। अगर नहीं टहलते तो उसके नीचे टहल जाते, गाड़ी के नीचे टहल जाते। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स का नियम काम कर रहा है, कौन सा? गति का जड़त्व। कौन सा? गति का जड़त्व। क्योंकि अब वो गतिशील बॉडी है, उसके साथ हम उससे बाहर हो रहे हैं, तो उसकी गति के साथ साथ देना पड़ेगा, उसकी गति के साथ साथ देना पड़ेगा। अगर आप उल्टा कूद गए तो फिर आपको झरोखा बना देगा वहीं पे नीचे खींच के डाल देगा। तो इसलिए ये जो है गति के जड़त्व का सिद्धांत है। ठीक है, तो अब देखो ये हाइपरलूप ट्रेन की मैं बात करता हूँ। हाइपरलूप ट्रेन में क्या है, क्या बनाया गया है, ये इसी जड़त्व के सिद्धांत पे बनाया जा रहा है, इसी जड़त्व के सिद्धांत। अब इसमें क्या किया गया है, जड़त्व का नियम ये कहता है कि जो पिंड है, जो वस्तु है, वो अपने उसी टेंडेंसी में रहने की कोशिश करती है। अगर जड़ में है, मतलब वो उसमें रेस्ट में है, तो फिर रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी। तो इन्होंने कहा, एक इलॉन मस्क का आपने नाम सुना होगा, इलॉन मस्क, अरे बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें तो रॉकेट बना दिया। इलॉन मस्क एक ऐसा व्यक्ति है, 55-56 साल की उम्र है, और उसने जो है पर्सनल रॉकेट बना करके और जो है लॉन्च किया। रॉकेट बनाने के लिए सरकारें जो है काम करती है ना, सरकार का सिस्टम काम करता है, उसमें पैसा बहुत लगता है। और इलॉन मस्क ने क्या किया था, जो है रॉकेट बनाने के लिए अपनी पूरी कमाई लगा दी। वो सीखने गया, रूस गया, उसने मना कर दिया, नासा के पास गया अमेरिका, उसने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। उसने कहा मैं स्वयं पढ़ूंगा फिजिक्स के नियम और स्वयं बनाऊंगा रॉकेट, घर बैठ करके। उसकी तो बहुत क्षमता, बहुत फास्ट है, किताबों को समझने की, किताबों की पढ़ने की स्पीड बहुत फास्ट है। एक एक किताब कहो तो जो है 10 घंटे में खत्म कर दे, मोटी मोटी किताबों को, इतनी फास्ट पढ़ता है, और समझने की क्षमता बहुत। तो उसने जो है बहुत सारे लॉज पढ़ लिए, फिजिक्स के जो फिजिकल लॉज सब पढ़ लिए, फिर उसने स्वयं बनाए, और ऐसे कैसे 10-20 रॉकेट दागे, सब असफल हो गए। उसने कहा जब तक सफल नहीं हो जाएंगे तब तक करते रहेंगे। और लास्ट में उसका जो है एक्सपेरिमेंट सफल हो गया और उसने छोड़ दिया। टेस्ला गाड़ी भी उसकी, उसने टेस्ला गाड़ी भी भेज दिया है अपने जो है यान से, और उसी ने हाइपरलूप संकल्पना को इजाद किया है। उसने क्या किया कि हाइपरलूप, उसने पढ़ रखा था ये सारी चीजें, तो उसने कहा कि भाई वो ये कहकर गए थे, क्या नाम है, न्यूटन महोदय, जड़त्व का नियम के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, तो इस नियम को हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, और जिसमें जो है जड़त्व का नियम काम करे। मतलब उसमें अगर कोई चीज़ डाल दी रेस्ट वाली तो रेस्ट में रहे, और कोई चीज़ मोशन वाली डाल दे तो मोशन वाली काम करे। तो उन्होंने एक पाइप बनाया, और उस पाइप में ऊपर नीचे एक ऐसा जो है मैग्नेट बना दिया, चुंबकत्व बना दिया, कि जो है दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो उसके बीच में कोई वस्तु डालोगे तो वो बीच में ही लटकी रहेगी, वो बीच में ही लटकी रहेगी। तो एक तो ऐसे किया, और जो उसके अंदर मतलब पूरा निर्वात कर दिया घर। भाई जो फ्रिक्शन उत्पन्न करेगा गैस, वायु, फ्रिक्शन कौन उत्पन्न करेगी? वायु। किसी वायुमंडल में फ्रिक्शन कौन उत्पन्न करता है? गैसें, हवाएं। तो उस गैस को निकाल दिया, तो उसको वैक्यूम बना दिया। उसको क्या बना दिया? वैक्यूम बना दिया। अब यहाँ पर बस खाली स्टार्ट करने में, उस जो है ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा फ्यूल लगेगा, उसके बाद एक बार वो किस अवस्था में आ गई? मोशन की अवस्था में आ गई। तो जब तक वो फील्ड खत्म नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और जब तक उसके अंदर जो है वैक्यूम खत्म नहीं होगा, तब तक वो अपने उसी अवस्था में रहेगी। तो इस हाइपरलूप ट्रेन से क्या होगा, जो है ईंधन की बचत होगी और स्पीड भी फास्ट होगी। जिस स्पीड से तुमने यहाँ धक्का मारा उस ट्रेन को, उस स्पीड में चली जाएगी। अब कहोगे उसमें आदमी रहेगा तो मर ही जाएगा, उसको जो गैस नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। लेकिन उसके अंदर छोटे कैप्सूल्स बनाए गए हैं, उस कैप्सूल के अंदर वो सारी चीजें रखी गई है। ऑक्सीजन भी रहेगा, दबाव भी रहेगा, नहीं पता चलेगा उसके अंदर आदमी बैठेगा तो पता लगेगा छत में चिपक जाएगा, नीचे बैठने की जगह बैठेगा उछल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, चिपक जाएगा छत पे, क्योंकि वहाँ कुछ रहेगा ही नहीं। तो उसके अंदर जो है पूरा ऐसा एनवायरनमेंट बनाया गया है कि प्रेशर भी रहेगा और ऑक्सीजन भी रहेगा। तो उसके अंदर जो भी आदमी बैठेंगे, 10, 20, 15 आदमी उस जो है ट्यूब के अंदर, तो उस ट्यूब में सारी व्यवस्था रहेगी। तो ये हाइपरलूप ट्रेन, भारत में भी इस पर काम चल रहा है। तो हो सकता है तुम्हारे रहले में भी ऐसी ट्रेन आ जाए, हम लोग बैठ करके वहाँ से चले आए आने वाले समय में।
तो जो है ये हाइपरलूप ट्रेन का इसी सिद्धांत पे काम होता है। तो अब टाइम ज़्यादा हो गया, संवेग विषयक और क्रिया प्रतिक्रिया ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।